हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, जो आप सामने अपने थंबनेल में देख रहे हो, बस इतना पढ़ लो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। 1 महीने की तैयारी की रणनीति, हिंदी विषय में अध्यापक ऐसे बने। तो देखो बच्चों, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे ही अपने व्यू के लिए इनके लिए कर रही है, लेकिन देखो, अगर मैं आपको आगे चल के 1 मिनट के बाद आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी और कुछ आपके प्रकरण शेयर करूंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और एग्जाम के लास्ट टाइम में, परीक्षा के अंतिम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए बच्चों, मैं ऐसा मानती हूँ और आपको भी पता है, आप भी विद्वान हो, कि ये क्या है कि हर केंद्र का, हर राज्य का अपना एक पाठ्यक्रम होता है। जैसे KVS का, DSSB का, NVS का, और किसी भी राज्य का अपना एक पाठ्यक्रम होता है, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही हमें चलना पड़ता है। और आपने बहुत से एग्जाम पास भी किए होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जो हर एक में शामिल किए जाते हैं, हर एक पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे हिंदी विषय की जड़ है। उनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हम वो भी पढ़ लेते हैं ना, कि अंतिम समय में हमें क्या है कि जो सबसे ज़रूरी भाग है वो हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी भाग तो हमारे क्या होते हैं कि 70% या 50% तो कम से कम, चाहे बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम हो तो भी 50% तो उसमें होता ही होता है। कुछ आपकी पहले की तैयारी होती है, तो ऐसे आपके अगर 70% से प्लस आ जाते हैं तो हर एक एग्जाम की इतनी ही जो है लिस्ट जाती है हिंदी की, 70% से ऊपर, 70 और 80 के बीच में ही जाती है, 100% किसी की नहीं जाती है। लेकिन अगर आप उनको पढ़ ले तो आपका सिलेक्शन 100% होता है। कैसे? तो अभी मैं आपसे वो चर्चा करूंगी, कौन सा जो है आपका कौन सा आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आप लाइक बहुत कम करते हो। देखिए बच्चों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो मैं आपके लिए रामबाण साबित होने वाली, बड़ी मेहनत से मैंने इसके टॉपिक को सिलेक्ट करके बनाया है और उनका चयन करके आपके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन क्या कि आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको तो एक अंगूठा ही तो दबाना है कि उस पर लाइक वाले बटन पर। अगर आप लाइक करते हो ना, तो मुझे ये अंदर से खुशी आती है कि भाई इतने बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने के लिए काम करती हूँ। लेकिन एक भी लाइक नहीं करते हो आप, और जो जितने व्यू आते हैं उतना लाइक मुझे नहीं मिलता है। तो अभी मैं आपके सामने अभी जो है ये शेयर करने वाली हूँ, आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने है। ये मैंने अपने हाथों से और अपना जो एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई है हिंदी अध्यापक के लिए रामबाण। अपने जो मैंने एग्जाम जो पास किए हैं, और मैंने ये जांचा, ये परखा कि ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो आप जो है परीक्षा के अंतिम समय में इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आपके पास टाइम बचता है तो वो बाकी भी पढ़ते रहे, लेकिन ये तो आपको करना ही जरूरी है। तो अब मैं बगैर समय गवाए आपसे जो है ये करती हूँ से। देखिए, हिंदी आदिकाल का नामकरण। देखिए बच्चों, जब आपने देखा होगा कि आदिकाल के नामकरण से प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाता है। किस विद्वान ने क्या नाम दिया, किसने वीरगाथा काल दिया, किसने आदिकाल दिया, किसने इसको अलग अलग श्रृंगार काल, ऐसे आदिकाल के नामकरण, सभी कालों के नामकरण, आदिकाल क्या सभी कालों के नामकरण आपको पढ़ने। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में कालों के प्रवर्तक, जैसे रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना, वास्तविक प्रवर्तक कौन है, छायावाद के कौन है, तो ये सभी कालों के प्रवर्तक हैं। छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक कौन, रीतिकाल का कौन है, द्विवेदी नामकरण किसने दिया था, भारतेंदु। तो ये सभी कालों के आपको प्रवर्तक याद करने होंगे। अब आपका तीसरे नंबर पर आता है रामचंद्र शुक्ल की आलोचना। जो उक्तियाँ कही हैं, कबीरदास के बारे में क्या बोला है, तुलसीदास के बारे में क्या बोला है, सूरदास के मतलब उन्होंने सभी बड़े ही महान विद्वान और आलोचक रहे हैं हिंदी में। इनके कथन 1-2 हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं इनको। और अन्य आलोचक जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूछे जाते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के पूछे जाते हैं, उनको कथनों को आप याद कर लेना।
आप देखना बच्चों, हिंदी में वैसे तो बहुत से लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार है, कहानीकार, लेकिन कुछ प्रमुख होते हैं जिनसे 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं हर परीक्षा में, चाहे वो से असिस्टेंट जैसे प्रोफेसर से लगाकर आप टीजीटी तक के पीआरटी में भी आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो ये आते ही आते हैं। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। जो अभी हिंदी विषय से अध्यापक बनना चाहता है, ये मत पूछना कि मैम ये आएगी या नहीं आएगी। जैसे हरियाणा के अभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, इसके साथ एडिटर प्लस भी है, केवीएस एनवीएस है, राजस्थान के एग्जाम है, एमपी टेट के और यूपी के जितने भी एग्जाम है सभी के ये लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे भारतेंदु है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, घनानंद है, निराला है, पंत है, महादेव वर्मा है, अज्ञे है, मैथिली शरण गुप्त बहुत बार शुद्ध में पूछा जाता है बच्चों, ये देख लेना। मैथिली शरण गुप्त ऐसे लिखा जाएगा। सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद। तो इन कवियों की जितनी भी रचनाएं हैं प्रमुख आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये मैं तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। इसके साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन रचनाओं पर मिला है वो रचनाएं कौन, फिर इसके साथ ही बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार है, फिर है ज्ञानपीठ, फिर हिंदी जैसे व्यास है, ज्ञानपीठ है, और इसके साथ हिंदी में जो है प्रथम जो भी चीज़ हिंदी में क्या कहे, जो भी अपने आप में प्रथम चीज़ें हैं उनसे प्रश्न बनता ही बनता है। यानी कोई आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ पहली बार होती है तो उसकी बड़ी हैरानी होती है, तो प्रथम चीज़ों को आप जरूर याद करोगे, चाहे वो जीके का हो, कोई भी हो, चाहे प्रथम। फिर गुरु शिष्य, जैसे कबीरदास के कौन गुरु थे, तुलसीदास के कौन थे, इसके साथ सभी के अपने अपने गुरु रहे हैं। जैसे हमने जो शिक्षा ग्रहण की तो हमारे भी गुरु हैं। वो बात है कि उसमें पुराने ज़माने में 1-2 ही गुरु होते थे, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, लेकिन आज के ज़माने में हम हिंदी अलग, हमारे हिंदी के अलग गुरु हैं और ये इंग्लिश के अलग हैं, मतलब अलग अलग विषयों के अलग अलग हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था जो आज होता है। पृथ्वी रासों की प्रमाणिकता से संबंधित प्रश्न, अर्ध प्रमाणिक किसने माना, प्रमाणिक किसने माना, और जो है ये किसने माना है, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक ये अलग अलग हैं, ये किसने विद्वानों ने माना है, तो वो आप याद करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता की वीडियो बना दी है और ट्रिक के द्वारा बनाई है। किसी भी बच्चे को अगर याद नहीं है तो अभी भी समय है आपके पास, तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक करोगे तो ये वीडियो मैंने बना रखी है। और अधिकाल के नामकरण से हम मतलब हमारा रीतिकाल का भाग चला हुआ है, वो भी आप जा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी डाले हुए हैं, वो किस तरह करना है तो देख लेना आप वीडियो जाकर। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अष्टछाप है, अष्टछाप से बच्चों आप सभी जानते हैं, आपने भी एग्जाम किए हैं, तो देखना अष्टछाप से प्रश्न आता ही आता है। फिर है पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं भाई किस लेखक ने कौन सी पत्रिका लिखी है, कहाँ से संपादित होती थी, कौन से सन है उनके, ये सभी पूछ लिए जाते हैं। ये पत्र है, पत्रिका साप्ताहिक है, मासिक है, दैनिक है, ये भी पूछ ली जाती है। फिर कवियों के उपनाम, उन्होंने उर्दू में कौन से नाम से लिखते थे, फिर है हिंदी में किस नाम से लिखते थे, तो ये अलग अलग है। जैसे हम प्रेमचंद को लेते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था, और ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो ये सारे कवियों के अलग अलग उपनाम दिए गए हैं। ऐसे कवि हैं कई, तो जैसे विद्यापति के कम से कम 6-7 नाम है, 6-7 नाम तो मैं ही जानती हूँ, इसके साथ और भी कुछ और भी नाम होंगे, तो उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। जैसे प्रमुख रचनाओं के सर्ग, कामयानी में कितने सर्ग हैं, पृथ्वीराज रासों में कितने हैं, साकेत में कितने हैं, फिर रामचरितमानस में कितने कांड है, ये सारे किसी में कांड है, किसी में सर्ग है और किसी में खंड है, तो ये आप याद करेंगे। फिर है प्रेमचंद को बिल्कुल जैसे कहानी सम्राट कहा गया किसी प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद की कहानियाँ आप जरूर, उपन्यास प्रेमचंद प्रमुख है उनको याद कर लेना। फिर है आत्मकथा, ये जैसे प्रेमचंद की आप लगा लीजिए, जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद में देखना इनकी आत्मकथा, ये इनकी जीवनी है, जैसे
आपने कलम का सिपाही किसने लिखी, प्रेमचंद घर में किसने लिखी, तो जैसे प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी शिवरानी ने लिखी, और कलम का सिपाही किसने, इनके बेटे अमृत राय ने लिखी। फिर वो आते कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। तो ये सारी आत्मकथा है जीवनी, ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, बाकी कवियों की और लेखकों की जीवनी आत्मकथा। फिर है तार सप्तक, जैसे तार सप्तक कितने, 4 तार सप्तक रहे हैं। पहला कौन सा, पहला नहीं, उसको तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक नहीं, उसका नाम ही तार सप्तक है। पहले तार सप्तक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ है। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है। फिर व्याकरण से संबंधित देखना बच्चों, जैसे शुद्ध अशुद्ध तो पूछे जाते हैं, शुद्ध शब्द। फिर है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, संधि, ये मूल जो टॉपिक, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जरूर लिए यहाँ। समास है, उपसर्ग है, पढ़ते हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, वर्ण, क्रिया, विशेषण, विकारी है, विकारी शब्द, और तत्सम, तद्भव, अलंकार, रस, मुहावरे, लोकुक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, काल, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कारक, वाच्य। अब कहोगे आप मैम ये तो सारा आएगा कि आपने छोड़ क्या दिया। देखो बच्चों मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने छंद छोड़ दिया, क्योंकि छंद जो है पीजीटी के एग्जाम, टीजीटी में छंद नहीं आते, आ गया तो एक प्रश्न आ सकता है। आप एक पर्सन के लिए अगर आप 2-3 दिन लगा रहे हो, या फिर ऐसे कि 2-3 दिन में आप कम से कम आप 15-20 नंबर ले रहे हो, तो फिर आप टीजीटी वाले बच्चे छंद को अगर ज़्यादा ही उनको टॉप करना है तो पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन भाई जिनको एग्जाम पास करना वो छंद को छोड़ भी सकते हैं, पीजीटी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर है वाक्य जैसे हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, वो बच गए, ठीक है। फिर है समश्रुति, इसके साथ ही आपके बहुत समश्रुति भिन्नार्थक बचे, अनेकार्थक शब्द बच गए। तो भाई वैसे अनुलोम, ये विलोम शब्द पढ़ सकते हो, अनेकार्थक शब्द बच गए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बच गए, छंद बच गए, तो ये मैंने छोड़ दिया है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो याद करिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये सलाह नहीं दूँ कि छोड़ दो, लेकिन जिन बच्चों के पास जिनकी तैयारी नहीं है और वो अभी कुछ दिन पहले तैयारी में लगे हैं तो वो छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही देखो बच्चों, अगर आपके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी दिया गया है, ये नहीं है तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें। अगर आपके पाठ्यक्रम अलग है तो एनसीईआरटी दिया है, और ये मैं टीजीटी हरियाणा की बात करती हूँ तो उनको एनसीईआरटी पर इतना फोकस नहीं करना है, 10-5 दिन पढ़ लेना है एनसीईआरटी, लेकिन उनका जो ज़्यादा भाग आएगा वो मैंने करवा रखा है शुरू। आप साहित्य और व्याकरण पर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, साहित्य और व्याकरण। एनसीईआरटी ये तो नहीं कहती मैं बिल्कुल छोड़ देना, जैसे 50 नंबर से आपके एनसीईआरटी मुश्किल से 10 या 12 नंबर की पूछ लीजिए, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, और क्या पता पूछे भी ना, 4-5 पर ही रह जाएं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है 10 से ऊपर वो नहीं जाएंगे, वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन दोनों में ही रह लेंगे। अब देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आप लाइक बहुत कम करते हो। और मैंने बहुत सी वीडियो इस पर चैनल पर डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर लेना, आपको जो पसंद आए तो फिर अपने देखते चालू रखना। और मैंने रीतिकाल का भी एक भाग डाल दिया है, और मैं रीतिकाल का आज जो है नेक्स्ट भाग डाल दूंगी। और ये वीडियो, ये आप अभी जो जिसके पास अभी समय है 1 महीने का, तो बच्चों इस टॉपिक को आप अवश्य तैयार कर लें, ठीक है। इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर हिंदी साहित्य से जो अध्यापक बनना चाहता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या नेट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होने वाली। मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे अंधेरे में ऐसे तैयारी करते, मेहनत बहुत करते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो का काफ़ी फायदा उठाएंगे, और आप इस वीडियो ऐसी तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन 100% ले जाएंगे। और जिन बच्चों को ज़रूरत है भाई, वीडियो को आप शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर कर दिया करो, और लाइक तो आप करते ही नहीं हो। मैं इतनी मेहनत, देखो मैंने ये सारे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, यानी गत वर्षों में जितने पेपर हुए हैं, मैंने सभी पेपरों को उठाया, और फिर मैंने खुद से ही अध्ययन किया कि ये प्रश्न तो भाई बार बार पूछे जा रहे हैं, और बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ी फायदेमंद रहेगी, तो भाई क्यों ना एक वीडियो बना करें। तो मैंने बहुत सारे जो गत वर्षों के पेपर उठाए, फिर मैंने देखा बार बार प्रश्न यही यहाँ से बन रहे हैं, तो मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।